सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में संघीय ढांचा समिति की जो बैठक होती है 16 सितंबर 1931 को 16 सितंबर 1931 को ये 23वीं बैठक होती है संघीय ढांचा समिति की, जो उप समिति संख्या 1 है। और इसमें बाबा साहब अपने विचारों को साझा करते हुए कहते हैं कि विशेष हितों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। आखिर वो विशेष हित किस संबंध में कहते हैं, तो हम आपको बता दें, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर बाबा साहब चाहते थे कि वहां पर प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो उन क्षेत्रों के बारे में भी हर व्यक्ति को, हर अम्बेडकरवादी को, हर भारतीय को जानना चाहिए कि आखिर वो कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में प्रतिनिधित्व बाबा साहब नहीं चाहते थे। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश में जान लेते हैं कि आखिर वो विशेष हित के क्षेत्र कौन से हैं जहां पर बाबा साहब प्रतिनिधित्व चाहते थे और ऐसे क्षेत्रों को स्वतंत्र रखना चाहते थे विशेष प्रतिनिधित्व के जरिए। तो वो कौन से क्षेत्र थे। तो आज का अम्बेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण है, सारगर्भित है। अंत तक जरूर वाच कीजिए, जरूर सुनिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। कई बार कई साथी इस बात को भौतिक रूप से जब मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम अम्बेडकर संदेश को नियमित सुनते हैं। लेकिन नियमित सुनने का हम कैसे जाने कि आप नियमित सुनते हैं? आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट मिलता है, उस कमेंट के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि हाँ, आप अम्बेडकर संदेश को नियमित सुन रहे हैं। कि जो साथी कमेंट कर रहे हैं, स्वाभाविक है, उन्होंने अम्बेडकर संदेश सुना है। अम्बेडकर संदेश के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न निश्चित तौर पर जो अम्बेडकर संदेश को पूरा सुनेंगे, बात करेंगे, वही उसका जवाब दे सकते हैं। तो समाज साथियों, आप जवाब देना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम समझ जाएं कि आप नियमित अम्बेडकर संदेश वाच करते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश वाचा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में पेज नंबर 124 से लेकर 126 तक हम बात करने वाले हैं। तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि अब अध्यक्ष महोदय, मैं विचारार्थ विषय सूची की एक दूसरी मद पर चर्चा करूंगा। यह मद है विशेष हितों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। तब अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि यह मद संख्या 5 है, विशेष हितों के विशेष निर्वाचन मंडल के लिए प्रावधान। ये हेडिंग है मद संख्या 5 की, जिसमें अब बाबा साहब अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। तब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, पहली बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि दलित वर्ग को विशेष हित की श्रेणी में रखा जाए। ध्यान दीजिए, बाबा साहब कहते हैं कि पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि दलित वर्ग को विशेष हित की श्रेणी में रखा जाए। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यों के लिए दलित वर्ग उसी तरह एक पृथक वर्ग समझा जाए जिस तरह मुसलमानों या ईसाइयों को समझा जाता है, और न केवल प्रांतीय विधानसभा में बल्कि केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस बात को बहुत गंभीरता के साथ फोकस करना है, समझना है कि बाबा साहब ने यहां कहा दलित वर्ग के बारे में कि दलित वर्ग को जिस तरह से मुसलमानों को, ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, उनकी अलग पहचान है, ऐसे पृथक रूप से दलित वर्ग को समझा जाए। अभी तक ये होता आया है कि हिंदू, दलित वर्ग को हिंदू माना जाता रहा और हिंदुओं को अधिकार मिलता है, लेकिन हिंदू ही अपने दलित वर्ग के समुदाय को अधिकारों से वंचित कर देते हैं। इसलिए बाबा साहब यहां बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि दलित वर्ग को पृथक समुदाय माना जाए, हिंदुओं से अलग माना जाए। कई बार कई विशेष अवसरों पर इसी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि हिंदुओं से पृथक मानते हुए दलित वर्ग को अधिकार प्रदान किए जाए, क्योंकि हिंदू मानकर अगर हिंदुओं को अधिकार दिए जाएंगे तो हिंदू स्वयं जो है दलित वर्ग को उन अधिकारों से वंचित कर देता है। ऐसा इतिहास रहा है और इसलिए बाबा साहब यहां पर पूरी सावधानी के साथ
दलित वर्ग को पृथक मानते हुए अधिकार संपन्न बनाना चाहते हैं राजनीतिक कार्यों के लिए। तब अध्यक्ष महोदय एक असमंजस की स्थिति में बाबा साहब से जिक्र करते हैं, प्रश्न करते हैं। कहते हैं, जब आप समान अधिकार की बात करते हैं तब क्या आपका आशय यह है कि उनकी संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की अन्य की है? तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जी नहीं, उन्हें जितनी संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा वह उसी सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए अपनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, आपने भी यही बात कही, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय ने बाबा साहब का धन्यवाद किया क्योंकि बाबा साहब ने अपनी बात को यहाँ क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि जो संख्या है उसी के उचित प्रतिनिधित्व में उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं दलित वर्ग के लिए बाबा साहब। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अब मैं अन्य हितों की चर्चा करूंगा जिन्हें अब तक मान्यता मिल चुकी है। वे हैं व्यापार, वाणिज्य, भूमिपति और विश्वविद्यालय। डॉक्टर शफात अहमद खां कहते हैं, विश्वविद्यालय नहीं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, नहीं, विश्वविद्यालय नहीं है। मैं इन विशेष हितों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का समर्थन नहीं करता। पहली बात तो यह है कि उदाहरण के लिए मैं नहीं समझता कि भूमिपतियों को विशेष प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन सी दिक्कतें और कमियां हैं जिनके कारण कोई भूमिपति साधारण चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहे और अपने वर्ग के लोगों के लिए मताधिकार प्राप्त करे। इसके लिए उसे कोई रुकावट नहीं है। मुझे विश्वास है कि बाहर सभी देशों में, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में और यूरोप के देशों में, व्यापार, वाणिज्य और भूमिपतियों जैसे वर्गों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिए, 3 क्षेत्र हैं, व्यापार, वाणिज्य और भूमिपति। यानी कि भूमिपति उस समय जमींदार भी हुआ करते थे। उन्हें आम लोगों के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। व्यापार, वाणिज्य और भूमिपतियों को आम लोगों के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? इंग्लैंड में, यूरोप के देशों में। तब बादशाह आगे कहते हैं कि मेरा विचार है कि यही व्यवस्था भारत में अपनाई जानी चाहिए। इन वर्गों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व देने के बारे में मेरी और भी कई आपत्तियां हैं। सबसे पहली यह है कि इन वर्गों के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए इनका निर्वाचन मंडल अत्यंत संकीर्ण होगा। यह एक गुट जैसा है। अब अगर उन्हें उन्हीं विषयों पर मत देना है जो उनसे संबंधित हैं, तब क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से छोटा होगा। लेकिन अगर ये लोग इस तरह सिर्फ सीमित निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में नहीं आते, तब वे उन सभी मामलों पर मत दे सकेंगे जो विधान सभा के सम्मुख आएंगे। मैंने बंबई विधान परिषद में जो बातें देखी हैं उनमें से एक यह है कि वहां व्यापार और वाणिज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं। अब बंबई प्रेसिडेंसी में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में एक खास समुदाय का एक अधिकार है, जिसके बारे में मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि यह समुदाय उन सभी समुदायों में जो अभी तक मेरी जानकारी में है सबसे अधिक कट्टरपंथी समुदाय है। व्यापार और वाणिज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र बंबई प्रेसिडेंसी में बने हुए हैं और यहाँ पर उन्हें जब विशेष प्रतिनिधित्व मिला है तो वो सबसे ज्यादा कट्टरपंथी समुदाय बाबा साहब कहते हैं बने हुए हैं। श्री जयकर कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से, यानी कि क्या वो राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रतिनिधित्व मिला है? तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं नहीं, सामाजिक दृष्टि से वे कट्टरपंथी समुदाय हैं। अब ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में आने के लिए आसानी से निर्वाचन क्षेत्र मिल जाते हैं। अब अगर कोई प्रगतिशील कदम उठाया जाता है तब ये लोग कट्टरपंथियों के साथ मिल जाएंगे, उनका साथ देंगे और इस तरह स्वतंत्रता और प्रगति के लक्ष्यों के आड़े आएंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। अगर इस तरह का कोई प्रावधान किया जाता है तब मैं यह रियायत दूंगा कि जब कभी किसी ऐसे विधेयक पर विचार हो रहा होगा जिससे उनके हित पर असर पड़ने वाला होगा, तब उन्हें विधानसभा या उच्च सदन में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होगा। उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन
उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनाने या उन्हें किसी भी विधेयक पर विधानमंडल में मत देने का अधिकार दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात बाबा साहब कहते हैं, मैं श्रमिकों के बारे में भी कहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि श्री जोशी मेरे दृष्टिकोण से सहमत हैं या नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि प्रौढ़ मताधिकार की प्रणाली लागू होती है, यानी कि वयस्क मताधिकार की प्रणाली लागू होती है, और मुझे आशा है कि महात्मा गांधी की सहायता से और उनके समर्थन से हम इसे इस सम्मेलन में स्वीकार कर लेंगे। वयस्क मताधिकार पर बाबा साहब बहुत अडिग है, संकल्पित है, और यहां तक कि उन्होंने इस बात पर आशा जताई कि महात्मा गांधी की सहायता और समर्थन से वयस्क मताधिकार हम हासिल कर लेंगे। तब श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्रतिनिधित्व की कोई ऐसी प्रणाली शुरू करते हैं जिसमें श्रमिकों का विशाल समुदाय विधान से बाहर रहता है और वे सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकते तथा अपनी खुशहाली व उन्नति के लिए सरकार से कोई काम नहीं करवा सकते, तब श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देने की जरूरत होगी। और मेरा विचार है कि विभिन्न संघ को संगठित कर और उनको प्रतिनिधित्व के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसा भी कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा साहब किन क्षेत्रों में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं चाहते थे? वो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर जिसका जिक्र हुआ है मेरे साथियों। आपको बताना है, उन 3 क्षेत्रों का नाम बताना है जहां पर बाबा साहब को आपत्ति है कि विशेष प्रतिनिधित्व अगर उन्हें दिया जाएगा तो वो नाजायज फायदा ही उठाएंगे। तो वो आखिर कौन से 3 क्षेत्र हैं आपको बताना है। आज का अम्बेडकर संदेश सारगर्भित रूप से जरूर था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने यहाँ पर कही है। संघीय ढांचा समिति की 23वीं बैठक 16 सितंबर 1931 को हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हमने की। BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश हमने आपके समक्ष रखा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, निश्चित तौर पर ये मजबूत एक तरह से प्रमाण है कि अम्बेडकर संदेश आप नियमित सुनते हैं, नियमित वाच करते हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देंगे तो थोड़ा सा संदेह रहेगा। जो साथी लगातार अम्बेडकर संदेश को वाच कर रहे हैं, हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लगातार जो साथी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देते हैं, ऐसे कई साथी हैं, उनका विशेष धन्यवाद देते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।